कुछ लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उसमें से एक खासतौर से लड़की है जिसको प्रीमॉनिशंस होते हैं, भविष्य देख पाते हैं, और उसमें जब कोई मर्डर होता है कहीं तो उस मर्डर को वो देख लेती है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका ज़ेन योगा 30 डेज़ चैलेंज में। लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग इसको 40 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं। आज हम लोगों का 33rd डे है और आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूँ। हु कैन मीट एन अवतार? आज का क्वेश्चन है, हु कैन मीट एन अवतार और परहैप्स द महाअवतार? कि कौन है या आप खुद कैसे मिल सकते हैं, कौन मिलता है अवतार से? और अगर आप किस्मत वाले हुए तो सीधे महाअवतार से कैसे मुलाकात हो सकती है? कुछ आइडिया है अवतार या महाअवतार क्या होता है? यही एक बार जानना था कि ये होते क्या है, इन महाअवतार और महाअवतार में अंतर और होते क्या है। जैसे कृष्ण एक अवतार थे, राम एक अवतार थे, बुद्ध एक अवतार थे। अवतार उनको कहा जाता है जो इस धरती पे आते हैं रियलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए। रियलिटी मतलब कुछ ऐसा नॉलेज देने के लिए एकदम प्योर फॉर्म में जो उनके खुद के एक्सपीरियंस से आया हो। वो खुद एनलाइटेंड होते हैं और उस एनलाइटमेंट का सीक्रेट पूरी दुनिया को शेयर करते हैं। वो होते हैं अवतार। लेकिन उनका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो बहुत रेयर होता है। मतलब इसी समय अगर दुनिया में कोई अवतार है फिजिकली तो उसको मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवतार से मिलना हमेशा पॉसिबल है, हमेशा। लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बुरी से बुरी कंडीशन में भी, दुनिया में कितना भी उत्पात मच रहा हो, कितनी भी बुराई चल रही हो, अगर आप एक अवतार या एक महाअवतार से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। सॉरी, चाहने से नहीं मिल सकते। आपको वो क्राइटेरियाज मीट आउट करनी पड़ेगी जो एक अवतार या महाअवतार से मिलने के लिए सेट हैं। क्या हम कोई अवतार बन सकते हैं? उसी मिलने के प्रोसेस में, अवतार या महाअवतार से मिलने के प्रोसेस में ही हम खुद अवतार या महाअवतार बन पाते हैं। इनफैक्ट पर्पज़ ही यही है। जैसे आप एक डॉक्टर से मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में जाकर के और एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो आप डॉक्टरों से मिलते हैं ना, ढेर सारे डॉक्टर से, तो आप भी धीमे धीमे 4-5 साल में, 10 साल में डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ पर जब मैं मिलने की बात कर रहा हूँ तो खाली ये नहीं कि आप गए और सर ठीक ठाक हैं, चाय वाय पीजिए, मिल के आ गए, ऐसा मिलना नहीं होता। एक अवतार जो होता है वो डीप नॉलेज होता है और उसका पर्पज़ ही होता है नॉलेज देना। जैसे महाभारत में हुआ, दुर्योधन तो मिला था कृष्ण से, मिला था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। उसने वो सारे क्राइटेरियाज नहीं फुलफिल किए थे, इसलिए उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं पर दुर्योधन तो फिर भी एक बुरा आदमी था। अच्छे लोग जैसे भीष्म या कृपाचार्य या द्रोणाचार्य, ये सब आचार्य थे, टीचर्स थे, ग्रेट टीचर्स थे, लेकिन ये लोग भी एक अवतार से मिल नहीं पाए। इनफैक्ट भीष्म को तो ये पता था, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को पता था कि कृष्ण अवतार है। अवतार मतलब द वन हु हैज़ डिवाइन नॉलेज, हु हैज़ डिवाइन एक्सपीरियंस, लेकिन वो ले ही नहीं पाए। ये तो ऐसा है जैसे कि मैं आपको कोई किताब दूं और उस किताब में लिखा है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, हाउ टू बिकम अ बिलियनेयर, मिलियनेयर, जो भी आप बनना चाहते हैं, अरबपति, करोड़पति, लेकिन आप उसको खोलकर कभी पढ़ ही नहीं पाए। उसको पढ़ लें तो उसको अप्लाई ना कर पाए। क्या अर्जुन एक अवतार बना था? हाँ, अर्जुन उस लाइफ में कृष्ण के साथ पूरी की पूरी गीता सीख पाया था और फिर फाइनली उसको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और अर्जुन नहीं, खाली
अर्जुन के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो कृष्ण से मिले और खुद एनलाइटेंड हो गए। एक बंदा था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो भी कृष्ण को उतना ही डेडिकेटेड था जितना अर्जुन। और जब लड़ाई हुई तो एक तरफ अर्जुन थे कृष्ण के साथ और एक तरफ वो लड़का, और दोनों की फाइट होना शुरू हो गई। जब वो हारता तो कृष्ण को पुकारता कि मेरी मदद करिए, तो कृष्ण उसकी रथ पे चले जाते और फिर वो जीतना शुरू कर देता, क्योंकि जिस तरफ भगवान है उसी तरफ जीत है। फिर अर्जुन हारने लगा तो अर्जुन बुलाता था, भगवान मेरे पास आओ। तो ऐसे करते करते खेल चलता रहा। फिर फाइनली उसने कहा कि मुझे जीतना नहीं है, उस लड़के ने कहा मुझे जीतना नहीं है, मुझे आपके अंदर मर्ज होना है। अर्जुन नहीं, उस आदमी ने कहा, उसका नाम प्रखर या कुछ नाम था ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपका सवाल खाली ये नहीं होना चाहिए कि क्या अर्जुन अवतार बना, आपका मेन सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं एक अवतार से मिल सकूंगा, और अगर पॉसिबल हो पाया तो खुद भी एक अवतार हो पाऊंगा। इसके लिए मैं 3-4 वर्ड्स मैंने कल भी बताए थे, कल आप लोग नहीं थे, उसमें से कुछ वर्ड्स मैं चाहूँगा कि आप लिखें और उसको धीरे धीरे यूज़ करें ताकि आप समझ सकें। सबसे पहला वर्ड है स्पिरिचुअल एडवेंचर, एथिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल एडवेंचर, एथिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी, और ये डायनामिक पर्टिकुलरिटीज़, और ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल सिचुएशंस। मैं बताता हूँ, सुनिए, आज फिर से लिखिए। सबसे पहले लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। अगर आपको एक अवतार या महाअवतार से मिलना है तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। दूसरा, जनरलाइजेशन इज लेजी, जनरलाइजेशन इज लेजी। तीसरा, इंडिविजुअलिटी ऑफ इंसिडेंट्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाओं की यूनिकनेस। चौथा, अनकवरिंग द पाथ, अनकवरिंग द स्पिरिचुअल पाथ, अनकवरिंग द पाथ। ये 4 वर्ड्स को पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या है, ये सवाल अपने मन में रखिए। इसका आंसर आपको नहीं पता है पता है क्या? किसी को पता है एथिक्स कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही क्या है? देखिए, शब्द तो आप अभी सर्च करके बता देंगे, हिंदी ट्रांसलेशन बता देंगे। कल हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा था, आचार। ये कैसे बिहेव करना चाहिए, एक बेटे को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक बहू को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक बाप को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक सिविलाइज्ड इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए। हर किसी का अपना खुद का एक एथिक्स है। उसको अगर किसी काम से जोड़ते हैं उसको वर्क एथिक्स बोलते हैं। कुछ समझ में आया एथिक्स किसको बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा। अगर मैं आपको एक किताब दे दूं तो उसके साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए एथिकली? उसमें घोलना नहीं चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए। बेसिकली उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ये आपको कैसे पता कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए? बचपन से यही बताता है। नहीं, लेकिन आप बचपन में तो करते थे हम लोग। गांधी जी के ढेर सारे हमने मूंछ बनाई है, चश्मा बनाया है, दाढ़ी बनाई है ना? ये एथिक्स जो भी बताता है आपको, उसके पीछे एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब एक रूल है, एक सिद्धांत है। प्लीज समझिए इस चीज़ को। अगर आप एक महाअवतार से मिलना चाहते हैं तो पूरी दुनिया जानती है, आपको पता है कि अच्छा आदमी होता है उसी को ईश्वर मिलते हैं, बुरे आदमी को कभी ईश्वर नहीं मिलते। बुरा आदमी कौन? जो सोसाइटी के हिसाब से गलत करे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, चोरी करे। कंस को मारने के लिए कृष्ण आए थे, कंस को पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि कंस एक एंटी सोशल इंसान था, एक क्रिमिनल था, एक साइकोपैथ था। और जो भी अर्जुन है या जो भी कृष्ण को एज अवतार मिले हैं, उन्होंने उनसे टीचिंग लेने के पहले ये प्री कंडीशन पूरी की, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की। दे वर प्राइमरली गुड पीपल, नॉट जस्ट गुड, दे वर सुपरबली गुड, इंसेनली गुड। जैसे अगर आपको किसी फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनना है, फिल्म में,
हॉलीवुड या बॉलीवुड के फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनना है तो यू हैव टू बी इंसेनली ग्रेट सिंगर। आपका सुर इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका गाना जब गाया जाए, इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाया जाए, तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएं। यू हैव टू बी इंसेनली गुड सिंगर। ऐसे ही अगर आपको एक अवतार से मिलना है तो यू हैव टू बी इंसेनली एथिकल पर्सन। लेकिन वो इंसेन एथिकलनेस रूल बुक से नहीं आती है। हम लोग कभी कभी चीटिंग कर देते हैं। आज पता है क्या हुआ? आज एक पेशेंट आया, उसने एक अपना यूरिन टेस्ट करने के लिए यूरिन दिया और वो लैब में गया और लैब से रिपोर्ट आ गई नॉर्मल। और रिपोर्ट देते देते हमारे दिलीप जी ने उसको चेक किया तो नॉर्मल था। तो दिलीप जी ने उस बंदे से बात की थी, उसकी हिस्ट्री ली थी। उसने बताया था मुझे यूरिन में बहुत जलन होती है और यूरिन का कलर भी बहुत गंदा गंदा सा आता है और मुझे शुगर की बीमारी भी है। तो ये सब हिस्ट्री में पता चल गया था और रिपोर्ट क्या थी? नॉर्मल थी। तो जो हमारे लैब में एक लड़का है, उसको बुलाया, उसको पूछा हम लोगों ने कि क्या तुमने इसकी रिपोर्ट की थी, टेस्ट किया था? उसने कहा सर जल्दी में थे ना तो बिना टेस्ट किए दे दिया। तो मैंने दिलीप जी से कहा इस लड़के को निकालो, उसको रखो मत। उसने सॉरी बोला, बहुत सॉरी बोला, निकाल दिया उसको मैंने। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उसने गलत किया? और अगर उसने गलत किया तो उससे किस चीज ने गलती कराई? उसने कहा सर जल्दी में हो गया, सर दोबारा गलती नहीं करेंगे। उसने कान पकड़ा मेरे सामने, माफ़ी मांगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस आदमी से दोबारा गलती होगी कि नहीं होगी? इस टाइप की गलती दोबारा होगी कि नहीं होगी? ये गलती नहीं थी, ये तो ब्लंडर था। ये एक तरह से इसको बोलते हैं सुपर नेग्लिजेंस। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को शराब पी करके इलाज करे, ऑपरेशन करे, ऐसा कुछ नेग्लिजेंस था। मैं बताऊं उसकी गलती क्या थी? उसके अंदर में प्रोफेशनल एथिक्स नहीं था। उसको ये पता नहीं। सोचो प्लीज, यहां तो बात हो रही है अवतार से मिलने के लिए। हमारे ब्रेन में एक जीपीएस है जो जब भी कोई काम होता है तो वो सही या गलत बताता है। लेकिन वो जीपीएस हमने यूज नहीं किया कहीं बहुत समय से। हम खाली उसको फॉलो करते हैं जो हमारा मन कहता है, जो हमारी इंद्रियां कहती हैं। भगवान नहीं कहा जाता है, इंद्र देवता माना जाता है। और इंद्र देवता का मेन काम क्या है? वो अपनी राजगद्दी पे बैठ के क्या करते हैं? नहीं, बारिश नहीं करते। पता है क्या करते हैं? वो सोमरस पीते हैं और डांस देखते रहते हैं अप्सराओं का। जिन लोग का ईगो होता है वो खत्म करता है ना, वो तो भगवान विष्णु के लिए माना जाता है। इंद्र एक्चुअली देवता नहीं है। इंद्र हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रिय स्किन इंद्रिय। सेंस करने वाली। अब हमारी इंद्रियां जो कह रही हैं हम वो करेंगे। हमको लग रहा है जल्दबाजी है तो बिना टेस्ट की रिपोर्ट दे दिया। अगर किस्मत अच्छी हुई तो उसका नॉर्मल निकलेगा, खराब हुआ तो मुझे क्या करना? उसने सोचा भी नहीं इसके बारे में। एक चीज को आप एक काम को कर रहे हैं, आप उस समय आपने कभी पूछा ही नहीं अपने आप से कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सही है कि गलत है। एक और स्टोरी मैं समझाना चाहता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स में। ये स्टोरी फिल्म से ली गई है, एक फिल्म से। फिल्म का नाम है माइनॉरिटी रिपोर्ट। देखिए आप लोगों ने? उसमें एक पुलिस वाले, एक फ्यूचरिस्टिक पुलिस सिस्टम है जहां पर कुछ लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उसमें से एक खास तौर से लड़की है जिसको प्रीमोनिशंस होते हैं, भविष्य देख पाते हैं। और उसमें जब कोई मर्डर होता है कहीं तो उस मर्डर को वो देख लेती है होने से पहले ही। हाँ। और उसके बाद वो उस पे पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका नाम वो डाटाबेस में स्टोर्ड है, सबकी शक्ल डाटाबेस में स्टोर्ड है। और जैसे ही वो मर्डर होता है तो उस टाइम का, वो टाइम और डेट भी उस सिस्टम में देख लेती है वो लड़की। और विक्टिम का नाम, जो मरने वाला है, और जो मारने वाला है, जो क्रिमिनल है, उसका नाम एक बॉल पे टाटू लिख करके आ जाता है। उसमें खुदाई हो जाती है एक तरह से। और फिर जो पुलिस सिस्टम है वो इसको लेती है और उसके पास अपनी एक एडवांस्ड
उड़ने वाली मशीन है उसके ऊपर उड़ जाएगी और वहाँ पर मर्डर होने से पहले ही मारने वाले को और बचाने वाले को दोनों को मिलेगी और जो मर्डर है उसको पकड़ लेगी और उसको जेल में डाल देगी। और इस सिस्टम को जब से लागू किया गया, ऐसा था जैसे कि एक नया ऐप आया है तो पहले एक सिटी में उसको यूज़ किया गया, लेट्स से बॉम्बे में यूज़ किया गया, बॉम्बे का बहुत हेल्प हो गया, मानो ट्रैफिक बहुत जैम हो रहा है तो सिस्टम को यूज़ किया तो ट्रैफिक बहुत अच्छा हो गया, या कोई नई वैक्सीन आई तो एक शहर में ठीक हो गया। तो वो सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ पर नंबर ऑफ मर्डर्स बहुत कम हो गए, बहुत कम होने से पहले ही उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन ये सही है कि गलत? सही है। एक क्वेश्चन है इसमें, लेकिन एक फ्लॉ है। उसने तो कोई गलती करी ही नहीं अभी तक। जिसको आपने पकड़कर जेल में डाल दिया उसको किस गलती की सजा दी आपने? जैसे आपको मैं एक दिन आऊँ बोलूँ तुम मोटरसाइकिल पे जाने वाले थे ना आज, मैंने आपको देखा आपके दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पास खड़े थे आप, फिर मैं आकर के आपको 2-3 झापड़ मारूं, क्यों? कि तुम मोटरसाइकिल पे बैठने वाले थे। तो बैठा नहीं हूँ मैं अभी तक। बैठा नहीं हूँ, बस मैं नहीं पापा मैं नहीं बैठने वाला था। अरे तुम उसके बगल में और तुम्हारा टांग ऊपर आधे से ज़्यादा खड़ा हो चुका था, लेकिन तुम बोलोगे पापा बैठा तो नहीं था। कैसे नहीं बैठे थे? मुझे क्या पता, तुम बैठने जा तो रहे थे ना। एग्जैक्टली मैंने देख लिया, प्रीमोनिशन हो गया मुझे। अगर मैंने पहले देख ली किसी भविष्य को तो होने वाली है। ये फिल्म का कैच है। इस फिल्म में पता है फिल्म कैसे ट्विस्ट लेती है? सारे किलर्स यही बोलते हैं हमने अभी तक नहीं मारा है, लेकिन उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर फाइनली इसके फ्लॉ को पकड़ता कौन है और कैसे पकड़ा जाता है? इसका जो मेन पुलिस वाला है उसी का नाम आता है मर्डरर की तरह, और जिसको मारने वाला है उसको ये जानता भी नहीं है। फिर बोलते हैं मैंने तो मारा नहीं अभी तक। तो बोलते हैं तुमने खुद कितने लोगों को पकड़ा आज तक? यही तो सारे के सारे मर्डर्स बोलते थे। हमारे दिमाग में जब कोई गलत काम करने का मन करता है तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि इसका गलत रिजल्ट होगा कि नहीं, वो तो हम इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। जैसे आपने कहा मुझे कि संस्कृत पढ़ना है, बहुत टेंशन है, या मैथ्स पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, बट डू यू रियली थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट? वो तो आपके सर पे जबरदस्ती बोझ की तरह डाल दिया गया है। इनफैक्ट जितनी भी डिसीजंस हम गलत लेते हैं वो इसलिए गलत लेते हैं बिकॉज वो डिसीजंस हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल दिया गया है, तो जल्दबाजी में हम टाल देते हैं उसको। जिन कामों को हम बहुत मन से करना चाहते हैं उसमें हम और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज हमको जबरदस्ती बता दिया जाता है, लेकिन लाइफ तो भरी हुई है जबरदस्ती की चीजों से। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं कि अच्छा करना चाहिए तो आप बाहर किसी से नहीं पूछ सकते। आपको अंदर से पूछना होगा, इज इट राइट, इज इट गुड, इज इट परफेक्ट। जैसे आज बड़ी मम्मी से मैंने कहा कि एक लड़की अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही थी, होने वाले हस्बैंड से। फिर जब मुझसे बात कर रही थी तो बोलती है वो लड़के का फ़ोन आया था। क्या बोलती है? वो लड़की का फ़ोन आया था। तो मैंने उस लड़की से बोला कि लड़का लड़का क्यों बोल रही हो? या तो नाम लो या तो रिस्पेक्टफुली सर बोलो, क्योंकि वो लड़का जो है वो इस लड़की से 3-4 साल बड़ा है, उसका फियांसे। तो चुप हो गई। मैंने रिम्पी से कहा रिम्पी आइडियली रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, लड़के को भी लड़की के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए और वाइस वर्सा रिस्पेक्टफुली। नहीं तो मैं बोलूँ ये एक लड़का आया था मेरे क्लास में, 3 लड़के बैठे थे मेरे क्लास में, एक लड़की और 2 लड़के बैठे थे लफंगे टाइप के। नहीं, जब मैं बोलता हूँ एक लड़का तो इट शोज दैट आई डोंट रिस्पेक्ट यू। तो रिम्पी को मैंने बोला कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो रिम्पी बोलती है अच्छा आशु तुम बताओ क्या मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मैंने कहा गुड क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। बिकॉज अगर तुम मुझसे पूछती हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ तो इसका आंसर तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं समझे? अगर मैं कोई खीर खा रहा हूं तो उसका स्वाद तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। रिस्पेक्ट करना इज एन इनर क्लैरिटी। जब श्रीश ने अपना लात मेरे पीछे रखा, इट वॉज नॉट गुड और बैड, नॉट राइट और रॉन्ग, इट वॉज अ रिफ्लेक्स, इट वॉज एन एक्टिविटी। बट सडनली जब आप ये पूछते हो खुद से, जैसे मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूं, हाउ कैन आई रिस्पेक्ट दीज चिल्ड्रन, हाउ कैन आई रिस्पेक्ट एनीबडी?
मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी किसी बच्चे से उसका कुछ सामान छीन लेना, मोबाइल फ़ोन छीन लेना, कोई भी काम छीन लेना, सामान छीन लेना, अनलेस एंड अनटिल वो शराब और सिगरेट हो, वो तो छीन सकते हैं, बट मोबाइल छीनना या किताब छीनना या कपड़े छीनना, इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन ये सब बातें हम लोग महाअवतार से मिलने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कोई आइडिया? यही सब चीज़ें तो बैरियर है, उनसे अगर मिलना है हमें तो इन सब ऑब्स्टिकल्स को हटाना पड़ेगा। यही हमने जैड में पढ़ा था कि मेथड्स और प्रैक्टिसेस करने के बाद तभी हम लोग। लेकिन क्यों? एक आदमी आराम से भजन कीर्तन करके भगवान से नहीं मिल सकता? दिन भर भजन करे, पूजा करे, टाइम टाइम से दिया जलाए, पूरी की पूरी गीता पढ़ ले या रामचरितमानस पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, तो क्या वो मन से प्योर नहीं हो सकता? क्यों? थॉट्स कहाँ गए मन से उसके? वो तो वही भक्ति कर रहा है, उसके दिमाग में बार बार है अब जा करके दिया जला देता हूँ, फिर उसके बाद तो कल वो भोग भी जलाना है और फिर अगले दिन सुंदरकांड भी करना है। इन सब के बारे में प्लानिंग चलती रहेगी। वो कभी भी अपने अंदर की सफाई के बारे में और क्लैरिटी के बारे में नहीं सोचेगा। क्योंकि सुनिए, क्योंकि गॉड इज नॉट अ पर्सन आउटसाइड यू। ये चीज समझिए, अवतार मेरे अंदर ही है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपके अंदर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बॉडी में इंस्टॉल तभी होगा जब आपके अंदर में प्योरिटी है। जब तक मेरे मन में किसी को भी हार्म करने का नॉर्मल सा नेचुरल सा थॉट आ जाता है, तब तक ये गॉड नाम का सॉफ्टवेयर मेरे बॉडी में इंस्टॉल नहीं होगा। क्योंकि गॉड एज सच कोई नहीं है दुनिया में। गॉड एक ऐसा इंटरनल सिस्टम है। इंटरनल सिस्टम मतलब इसी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई टच नहीं कर सकता, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो बहुत पावरफुल है, बस उस तक पहुंचा जा सकता है, उस तरह जिया जा सकता है अगर आप एथिकल प्योरिटी को समझ सकें। बट ये प्योरिटी आप किताब में से या किसी और से पूछ के नहीं ले सकते। आपके सामने दो चॉइसेस आते हैं, उन दोनों चॉइसेस में यू शुड नॉट हैव अ डाउट कि सही करूं कि गलत करूं। अगर डाउट है तो आप अवतार से नहीं मिल सकते। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वर्ड जनरलाइजेशन इज लेजी, लिखा था जनरलाइजेशन। आप मिलना चाहते हैं अवतार से, आपसे हो गई कोई गलती हो गई तो हम लोग करते हैं प्रायश्चित या तो पश्चाताप करते हैं ना, या तो हम अंदर अंदर गिल्टी फील कर लेते हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो जाकर के चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होता है, वहाँ कन्फेशन कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये कन्फेशन है क्या? इट इज़ अ वेरी इंटेंस स्टेट ऑफ इंटरनल एंटीवायरस सिस्टम। जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में कुछ लिखा और उसमें हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक छोटी चीज़ है कि बड़ी चीज़ है? बड़ी चीज़ है। वो डिपेंड करता है उस आदमी की जर्नी के ऊपर कि वो कितना सीरियस है अपनी जर्नी में। और कोई अगर सीरियस नहीं है तो क्यों नहीं है? जैसे भी आप यहाँ से जाएंगे और इस क्लास की जो भी इंटेंसिटी है ठर्र करके गिर जाएगी। आप तीनों अपना मोबाइल चलाएंगे, राइट? और जैसे ही आप कोई डिस्ट्रैक्टिंग काम करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो जो आपसे मिस्टेक होंगी, आई डिडंट रियली थिंक अबाउट इट, जो भी मिस्टेक्स होंगी उसके बारे में आपका मन क्या कहेगा? भूल गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा गलती हो गई तो ठीक कर दो। लेकिन एक आदमी जो बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर के, छोटे से, मान लीजिए आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और संस्कृत के लिए बहुत परेशान है, लेकिन आपकी संस्कृत पढ़ाई खुद के लिए नहीं है, स्कूल की वजह से है, टीचर की वजह से है। ऐसे ही ज़्यादातर लोगों की जो गुडनेस है वो सोसाइटी को दिखाने के लिए है।
हम देखिए पब्लिक में कैसे होते हैं और अकेले कैसे होते हैं। हम में से कोई भी इंसान अवतार से नहीं मिल सकता, बिकॉज अवतार एक खास कंडीशन में मिलते हैं। अवतार मीट्स यू अलोन, व्हेन यू आर अलोन। अलोन हम बाहर नहीं होते, हम सोते समय नींद में अलोन होते हैं, या मन के अंदर अलोन होते हैं, अकेले होते हैं। और अकेले में हमारे पास ढेर सारे आलस हैं। इसको मैं बोलता हूँ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जानते हैं किसको बोल रहा हूँ? दुष्ट वर्ड सुना है कभी? दुष्ट क्या होता है? दुष्ट बुरा, बैड। बुरा। चोर अच्छा होता है बुरा होता है? बुरा। अच्छा, पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी को कहते हैं चोर है तो आप उसको बुरा बोल रहे हैं कि खराब अच्छा बोल रहे हैं? खराब बोल रहे हैं। खराब बोल रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को चोर बोलते हैं तो आप जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसने वो चोर है नहीं, उसने चोरी की है। वो एक ऐसी सिचुएशन में था जिसमें उससे चोरी हुई है। अभी एक सीरीज चल रही है, मैं देख रहा था उसको, उसका नाम है सिनर, पापी। उसमें एक लड़की, नॉर्मल लड़की, एकदम नॉर्मल लड़की, हाउसवाइफ, बच्चा है उसका, बीच पर कहीं बैठी है पानी के किनारे, और सामने लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कपल्स डांस वांस कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये गई और एक चक्कू लेकर के एक आदमी को खच 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 करके मार डाला। वो एक बेहोशी में, उसको कुछ पागल हो गई थी वो। फिर बाद में दिखाते हैं आगे सीरियल में कि इसके साथ बचपन में बहुत गलत हुआ है, इसको ड्रग्स दिया गया, इसको ऐसी कंडीशन हो गई है। पूरी देखी मैंने सीरीज, नहीं देखा, मैंने बंद कर दिया। बट इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो हम स्टैम्प करते हैं कि वो गलत है, उसको बाद में जेल में डाल दिया जाता है। बट जब हम किसी को, दूसरे को या खुद को चोर वर्ड बोलते हैं तो हम उस इंसिडेंस को, पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? उस प्रोसेस में हम उसको एनालाइज नहीं करना चाहते, जनरलाइज कर रहे हैं। बजाय एनालाइज के हम जनरलाइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अरे सर प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, उसको डिस्कस मत करिए, उसको लपेट कर रख दीजिए, मुझे देखना नहीं है उसको। बट एक आदमी जिसको अवतार से मिलना है वो बोलता है रुको रुको रुको, ये मेरा माइंड और ये मेरा बॉडी पता है क्या है? एक प्लेन है, और ये प्लेन में अगर जरा सा भी कुछ मिस्टेक हुआ तो प्लेन जब हवा में जाएगी तो क्या होगा? क्रैश हो सकता है। इसलिए मुझे इस प्लेन के अंदर में कोई भी कमी नहीं चाहिए। हर एक मिस्टेक उसके लिए एक मौका होता है, ब्लैक बॉक्स, कि मुझे जानना है कि आखिर मुझसे हुआ क्यों। अगर मुझसे झूठ बोला गया, अगर मेरे अंदर आलस था, या मेरे अंदर में जरा सा भी चीटिंग की टेंडेंसी थी, तो क्यों आई? ये एनालिसिस इज व्हाट हेल्प्स यू टू बिकम मोर एंड मोर प्योर। अगर मैंने बड़ी मम्मी को, इनफैक्ट एक बार क्या हुआ, एक हमारी स्टूडेंट है बॉम्बे में, जब मैं उनसे मिला तो मुझसे बोलती हैं आप आइएगा सर हमारे यहाँ खाने पे आइएगा। मैंने कहा आऊँगा तो, लेकिन एक शर्त पे, हम डॉक्टर रिम्पी को भी अपने साथ लाएंगे। तो निवासी के सर बिल्कुल मोस्ट इन्वाइटेड है मैम। फिर जब मैं क्या गया तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, आइसक्रीम खाया। फिर मुझसे एक बात बोलती है सर जितनी बार भी आपने मैम का नाम लिया है, इतनी रिस्पेक्टफुली नाम लिया उनका कि मैम को लाऊंगा मैम को लाऊंगा, कि मुझे लगा सर कितना रिस्पेक्ट करते हैं मैम को। ये चीज़ उसको लगा। अगर ये चीज़ मुझे लगने लगे, थोड़ा सोचिएगा, अगर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी वाइफ को, बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना नहीं करना चाहिए, या सोचिए इतना नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। अगर मेरे मन में ये बात भी आती है बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, तो अपने आप में एक कम रिस्पेक्ट है। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती, देयर इज इंटरनल क्लैरिटी एंड देयर इज रिस्पॉन्स। अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं, अरे यार मैं अच्छा आदमी हूँ, इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ, तो आप अवतार से नहीं मिल सकते। ये इसलिए क्योंकि हर एक सिचुएशन, हर एक इंसिडेंट अपने आप में यूनिक होती है, उसके अंदर में एक इंडिविजुअलिटी होती है। जब मैं पहली बार बड़ी मम्मी से मिला था, बात की थी, तो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया, करीब 10:30 बजे। फ़ोन नहीं किया, मिस्ड कॉल दी। अब वो मिस्ड कॉल का मैं रिस्पॉन्स दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था। और यूजुअली मतलब उस ज़माने में पैसे लगते थे, हर एक मिनट का कम से कम 1 या 2 रुपये लगता था, और किसी से बात करना हो तो 10 रुपये लगते थे। और मैं इतना ज़्यादा, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं। उन्होंने कॉल किया तो मैं कॉल अवॉइड भी कर सकता था,
मैं उनको जानता नहीं था अच्छे तरीके से, शी वॉज अननोन पर्सन। फिर मैंने खुद ही कॉल बैक किया, उनको मैंने कहा था मुझे अगर कभी बात करनी तो मिस कॉल दे दीजिएगा। फिर वो अपनी कुछ खुशी शेयर करना चाहती थी, उनके छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ था MBBS में, और ऑलमोस्ट 10 मिनट तक, मतलब मेरे 10 रुपये खर्च हो गए और वो खुशी जाहिर कर रही थी, बताया उसका सिलेक्शन हो गया सर, मुझे सर बोलती थी, और उतना खुश है और ये हो गया और कौन सा कॉलेज मिलेगा बताया जा रही। और मैं देख रहा हूँ घड़ी, 1 रुपये 2 रुपये, हाँ डॉक्टर एमपी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बट आई नेवर फेल्ट लाइक कीपिंग द फोन। ठीक है यार, 10 रुपये में गुड न्यूज़ मिल रहा है तो गुड न्यूज़ में कोई खुश है तो ठीक है। एवरी सिचुएशन इज यूनिक, और अगर उस यूनिक सिचुएशन को आपने स्टैंप लगा दिया कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो वो आपको प्योर होने में मदद नहीं करेगा। और प्योरिटी क्यों चाहिए? अवतार या महाअवतार से एग्जैक्टली। अगर आप समंदर के साथ वन होना चाहते हैं तो आपको पानी बनना पड़ेगा। कबीर पता है क्या कहते हैं? पहले मुझे लगता था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा, जब मैं एनलाइटन होऊंगा, तो मेरी आइडेंटिटी भगवान में ख़त्म हो जाएगी, एक बूंद समंदर बन जाएगा। क्या बोला? एक बूंद समंदर बन जाए। बोलते लेकिन उल्टा हुआ। जब मैं एनलाइटन हुआ तो एक समुंदर बूंद में घुस गया। जब आप अवतार से मिलते हैं तो आपकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी में अवतार घुस जाता है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्योर, एंड दैट प्योरिटी कैनॉट बी रट्टाफाइड, कैनॉट बी बोरोड। आपने अगर गलती की तो आकर के ये नहीं बोल सकते अरे यार क्या यार, हो जाती है कभी कभी। That you have to consider your mind as a musical instrument, and anything that you do is a music. That music can be perfect, or there is still option to work on it. अगर आप इस ब्रेन के थॉट्स को, इमोशंस को एक म्यूजिशियन की तरह नहीं देखते हैं तो आप उस अल्टीमेट म्यूजिक के साथ वन नहीं हो सकते। There is an ultimate music. इस पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है everything is the cause of एवरीथिंग। मतलब एक सुपर माइंड है, ब्रेन है गॉड का, वो हर चीज को सही तरीके से कर रहा है। अगर आपको उसके साथ वन होना है, वो परफेक्ट रिदम है, परफेक्ट म्यूजिक है, तो उसके लिए आपको अपने इस माइंड में हर एक थॉट को, हर एक इमोशन को स्टडी करना होगा कि आखिर हुआ कैसे। नॉट जजिंग, नॉट टू स्टैम्प। ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप खाली ये पूछते जाएं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ बोल दिया, लेकिन मैं ये झूठ निकला क्यों? क्या इसके पीछे कोई डर था? अगर वो डर था तो उसको मैं कैसे खत्म कर सकता हूं? बिकॉज फॉर यू वाइस मतलब बुराई इज अ डिजीज। डिजीज मतलब इसको ठीक होना है यार, बॉडी में बीमारी है तो उसको ठीक होना है। ऐसे माइंड में अगर कंफ्यूजन है या there is ignorance, there is badness, there is any kind of irregularity in my brain, it's a disease which has to be cured. इसको खत्म होना चाहिए। आप एक डॉक्टर की तरह देखते हैं, अच्छा ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने ब्लड देखा, उस ब्लड में ये माइक्रो बैक्टीरिया कहाँ से आया, इसको ठीक कैसे हो सकता है, कौन सी चीज़ इसको ठीक करेगी। इसलिए कृष्णा जी कहा करते थे यू हैव टू बी फियरलेस। आप अपने अंदर के वाइसेस को देखने के लिए फियरलेस हो। ब्रिंग इट, ऐसा करो जैसे एकदम एम्पलीफाई करके बड़ा सा देखो। एक डॉक्टर हाउस नाम का एक सीरियल आता था, उसमें एक मैड डॉक्टर है, और जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी ना, एक बार उसका एक पेशेंट था, हार्ट पेशेंट था, तो उसका ईको देख रहा था, वो ईको मतलब हार्ट की अल्ट्रासाउंड देख रहा था। तो स्क्रीन आती है अल्ट्रासाउंड की छोटी सी, उसमें लैपटॉप देख रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक काम करो, ये इसका जो वीडियो है थिएटर में ले चलो, एक बड़ा सा मूवी थिएटर, उसमें बड़े से थिएटर में उस हार्ट को देख रहा है, टप 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 टप। तो उसको समझ में आ गया ये देखो, कोई छोटा सा एक गैप था, वो स्क्रीन में कायदे से दिख नहीं रहा था। तो आप अपने वाइसेस को, अपनी मिस्टेक्स को खूब बड़ा सा करके लिखो। अच्छा मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं अपने आप को कौन से तरीके से सुसाइड कर लूं, जूम कर लो, बड़ा सा जूम करके देखो। अच्छा मन, तुमने ये कहा था कि मैं अपने आप को कैसे सुसाइड कर लूं। वेरी गुड, इंटेलिजेंट माइंड, तुम कितने समझदार हो। इंटरेस्टिंग
यू हैव टू आस्क योर सेल्फ एज इफ आप किसी और से बात करें। आपका माइंड आपका नहीं है, वो बेवकूफ है, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपको ट्रेन करना है। जिस दिन आपने अपने माइंड को किसी और का माइंड देखना शुरू कर दिया और उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया, आप उधर में आपका नाम एंट्री होना शुरू हो गया। महाअवतार ने आपका एडमिशन लेना डिसाइड कर लिया कि ये लड़का ठीक है यार, ये सही रास्ते पे चल रहा है। बॉस में सिलेक्शन लाइन में खड़े हो गए आप एक लाइन में खड़े हो गए, आप उस मेरिट लिस्ट में आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इनलाइटन हो चुका है, फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि फिर वो इनलाइटनमेंट से वापस नॉर्मल पाथ पे आ गया? एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एनलाइटेंड हो जाए उसके बाद वो वापस अनएनलाइटेंड हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें 2 स्टेज होती है एनलाइटमेंट में, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि मतलब अब आपके अंदर में कोई भी ऐसी बीज नहीं है जो आपको वापस इस दुनिया में कंफ्यूजन में ला सके। इनफैक्ट एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्लीज आई डोंट वांट दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल स्टेट। तो अगर आपके मन में ये टेंडेंसी है भी, वापस आने की टेंडेंसी, गलती करने की टेंडेंसी, इसका मतलब अभी तक आप सबीज समाधि में, बीच बीच में जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अभी अर्लियर स्टेज है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हमने एक बात की थी ज़ेनोगा एडवांस में, कि कुछ लोग हैं जो पावर्स के लिए मेडिटेशन करते हैं, मंत्र करते हैं, पावर्स पा जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं, बट स्टिल इनिशियल फेज। वो सेक्शन 3 का पार्ट है। सेक्शन 1 2 3 4 याद है दोस्तों? आप लोगों को याद है ना? तो अभी हमको इस टॉपिक को और बात करनी है, आज हम लोग इसको यही कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को हमारे साथ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ेनोविले बनाने के लिए हमारी मदद करिए, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर डोनेट करिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों।